हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ इन डिटेल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 5 एंड 6 एंड दिस विल बी अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट सेक्शन 5 एंड 6. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेक्शन 5 आपको ये बोलता है कि दैट अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन और स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय CPC 1908. सो बेसिकली यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स पे ध्यान रखनी है. पहला वर्ड है कि पर्सन इंटाइटल्ड होना चाहिए, तो द फर्स्ट कीवर्ड इज इंटाइटल्ड. दूसरा कीवर्ड ये है कि पोजेशन के लिए इंटाइटल्ड होना चाहिए, तो दूसरा आपको पोजेशन का मतलब भी समझाऊंगी. फिर स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो स्पेसिफिक का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाऊंगी. ओके, सो बेसिकली हमने जो पूरा सेक्शन 5 पढ़ा, इससे हमें ये पता चला कि सेक्शन 5 खुद में आपको रिकवर करा नहीं रहा है. दैट इज इट इज़ ओनली डिक्लेयरिंग इट कि आप रिकवर कर सकते हैं CPC के अकॉर्डिंग. सो बेसिकली जो सब्सटैंटिव राइट है रिकवरी का वो CPC के अंडर होगा. और CPC के कौन से सेक्शन के अंडर होगा, तो सेक्शन 9 ऑफ CPC, जिसको कि गेटवे ऑफ CPC बोला जाता है, जहाँ पे आप कोई भी सिविल नेचर की सूट फाइल कर सकते हैं. हर पर्सन का इनहेरेंट राइट होता है सिविल सूट फाइल करने का. ओके, सो यहाँ पे जो सेक्शन 5 है, इट इज़ मियरली अ जनरल एंड डिक्लेरेटरी प्रोविजन एंड इट डज नॉट गिव यू स्पेसिफिक रिलीफ. फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पढ़ना है कि इसमें आप जो सूट फाइल करोगे वो सूट क्या, उस सूट को क्या हम बोलेंगे. तो यहाँ पे चूंकि आप रिकवरी के लिए सूट फाइल कर रहे हो, तो द सूट विल बी कॉल्ड अ सूट फॉर इजेक्टमेंट. और उसके बाद सूट फॉर इजेक्टमेंट के बाद जो सूट फाइल करने के बाद आपकी जो डिक्री आएगी, डिक्री के एग्जीक्यूशन इट इज़ इन ऑर्डर 21. सो ऑर्डर 21 कौन से रूल में, तो ऑर्डर 21 के रूल 35 एंड 36. ठीक है, तो ये रूल 35 और 36 है ऑर्डर 21, जिसके अंदर डिक्री आएगी. ओके, ये इजेक्टमेंट सूट की. अब नेक्स्ट आई विल से कि यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि पर्सन इंटाइटल्ड होना चाहिए, तो इंटाइटल्ड से व्हाट डू यू मीन बाय इंटाइटल्ड. तो इंटाइटल्ड से आपका मतलब होता है कि जो भी पर्सन रिकवरी के लिए जा रहा है सेक्शन 5 में, उसके पास लीगल राइट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी की पोजेशन पे. और ये जो लीगल राइट है ये आपको SRA नहीं देता है, माइंडेड. ये जो लीगल राइट है ये आपको किसी सब्सटैंटिव लॉज के थ्रू मिलती है. ओके, सो कमिंग नेक्स्ट, मैंने आपको बता दिया कि पर्सन इंटाइटल्ड होना चाहिए. इंटाइटल्ड का मतलब होता है लीगल राइट टू पोजेस होना चाहिए. जो लीगल राइट टू पोजेस उसे किसी सब्सटैंटिव लॉ के तहत मिलता है. ओके, फिर कमिंग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम. तो नेक्स्ट स्लाइड ये बोलता है कि मैंने आपको ये भी बताया पर्सन इंटाइटल्ड होना चाहिए पोजेशन के लिए. तो पोजेशन का क्या मतलब होता है और पोजेशन कैसे कैसे आपको मिल सकता है. तो पोजेशन का मतलब होता है कि कॉर्पस होना चाहिए और एनिमस होना चाहिए. कॉर्पस इज एक्चुअल पावर एंड कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट, दैट इज ओवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी. और एनिमस मतलब इंटेंशन कि आपको कंट्रोल करना है. तो ये दोनों को एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि किसी पर्सन के पास पोजेशन है. और पोजेशन अक्वायर किस मीन से करोगे, तो पोजेशन 2 तरीके से आप अक्वायर कर सकते हो, ओनरशिप के तहत और पोजेसरी टाइटल के तहत. ओके, तो या तो आप उसके ओनर हो सकते हो या फिर आपके पास पोजेसरी टाइटल हो सकता है, तो माना जाएगा कि आपके पास पोजेशन है. ओनरशिप किन मीन से आप अक्वायर कर सकते हो पोजेसरी टाइटल, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है. ओनरशिप आप सेल डीड के थ्रू ओनर बन सकते हो. किसी ने आपको प्रॉपर्टी सेल कर दी है, किसी ने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट दी है, किसी ने आपके लिए विल बना दिया है, या फिर आपको वो प्रॉपर्टी सक्सेशन में मिल गई है, या फिर आपको प्रॉपर्टी एडवर्स पोजेशन में मिल गई है इंडियन लिमिटेशन एक्ट के तहत, या फिर सेक्शन 14 में जो एक वुमेन थी उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसके लिमिटेड एस्टेट को एब्सोल्यूट एस्टेट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वो ओनर मिल गई है. तो ये सारे मीन्स है जिसके थ्रू आप ओनरशिप अक्वायर कर सकते हो. एंड टॉकिंग अबाउट पोजेसरी टाइटल, तो पोजेसरी टाइटल आप कैसे अक्वायर कर सकते हो, अगर आपके नाम का लीज डीड एग्जीक्यूट किया है, अगर आप लाइसेंसी हो किसी प्रॉपर्टी के, या फिर आप वो वुमेन हो जो जिसे डावर नहीं मिला है एंड इन ल्यू ऑफ द डावर यू आर होल्डिंग अ प्रॉपर्टी, तो उसमें भी बस आपका टाइटल रहता है. ओके, या फिर आप रिसीवर हो या फिर ट्रस्टी हो. तो ये कुछ तरीके हो गए जिससे आप पोजेशन अक्वायर कर सकते हो. फिर वही मैंने लिखा है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सेक्शन 5 वो एक डिक्लेरेटरी सेक्शन है, वो आपको खुद रिलीफ नहीं प्रोवाइड करता है, रादर वो इंटाइटल करता है कि आप रिकवरी करा सकते हो CPC के प्रावधानों के तहत. ओके, सो अगर सेक्शन 5 चूंकि बस डिक्लेरेटरी सेक्शन है, तो सेक्शन 5 अगर नहीं भी होता है ना,
इवन इफ सेक्शन 5 वुड नॉट हैव बीन देयर ना, तो भी आप सेक्शन 9 CPC में सूट फाइल करा सकते थे। फिर नेक्स्ट आई टोल्ड यू कि जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक से व्हाट यू मीन बाय स्पेसिफिक? ओके, सो स्पेसिफिक का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए। तो अगर आपने वो प्रॉपर्टी उसको स्पेसिफाई नहीं किया है ना, मतलब उसके बॉन्ड जैसे होता है ना कि आप अपने प्लेंट में स्पेसिफाई करोगे इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स, तो अगर आपने वो प्रॉपर्टी की डिटेल स्पेसिफाई नहीं करी है तो फिर आप सेक्शन 5 में रिकवरी नहीं करा सकते हो। ओके, फिर कमिंग नेक्स्ट टू जुरिडिकल पोजेशन होना चाहिए। मतलब अगर आप जा रहे हो उसकी पोजेशन एक्वायर करने के लिए तो आपके पास जुरिडिकल पोजेशन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। व्हाट डू यू मीन बाय जुरिडिकल पोजेशन? जुरिडिकल पोजेशन का मतलब है कि चाहे आपके पास एक्चुअल पोजेशन हो चाहे आपके पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हो, दोनों ही केसेस में आप रिकवरी करा सकते हो प्रॉपर्टी की। ओके, एक्चुअल पोजेशन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली आपके पास पोजेशन था एंड समबडी इज डिस्प्यूटिंग योर टाइटल, सो आप सूट फाइल करा लिया आपने सेक्शन 5 में। बट कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का केस आई हैव पुट इट हियर, इट इज MS Jagdambal वर्सेस सदर्न इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट 1958 सुप्रीम कोर्ट। So what is happening in MS Jagdambal case is that there was a land which was submerged in water. Okay, so अगर वो land submerged है water में तो आपके जो प्लेंटिफ है उसके पास उसका एक्चुअल पोजेशन तो नहीं था बट कंस्ट्रक्टिव पोजेशन तो था ना। तो वही कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सिंस दो द लैंड इज सबमर्ज्ड इन वाटर स्टिल द प्लेंटिफ इज हैविंग एक कंस्ट्रक्टिव पोजेशन उस लैंड के ऊपर एंड हेंस वो इंटाइटल्ड है रिकवरी कराने के लिए सेक्शन 5 के तहत। ओके, एंड द नेक्स्ट केस इज नायर सर्विस सोसाइटी वर्सेस KS अलेक्जेंडर का केस है। नायर सर्विस सोसाइटी वर्सेस KS अलेक्जेंडर में आपको ये जानना है कि जो अगर टाइटल दोनों में से किसी में नहीं है, माइंडेड सेक्शन 5 में आप टाइटल के बेसिस पे सूट फाइल करते हो, लेकिन अगर आपके दोनों में से किसी के पास टाइटल नहीं है, ना ही प्लेंटिफ के पास ना ही डिफेंडेंट के पास, तो फिर पोजेशन जिस पर्सन के पास है प्रॉपर्टी भी उसी की मानी जाएगी। अब इसके लिए हम एक प्रिजम्पशन भी रेज कर सकते हैं सेक्शन 110 का। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन आपको 110 की बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, सो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 110 में बेसिकली यही बोला जाता है कि पोजेशन एक तरीके से प्रिजम्पशन रेज करता है कि जो पर्सन पोजेशन में है वही ओनर है उस प्रॉपर्टी का, अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरा पर्सन आके एक बेटर टाइटल प्रूव कर दे। ओके, सो इसके लिए हमने वो भी पढ़ा था पहले। इसके लिए एक मैक्सिम भी है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाली मैक्सिम जो आप देख सकते हो, इन पैरी कॉजा पोटियोर एस्ट कंडेंशियो पॉजिडेंटिस, है ना। ये जो थर्ड पॉइंट है जिसमें मैक्सिम है इन पेरी कॉजा पोटियोर एस्ट कंडेंशियो पॉजिडेंटिस, विच मीन्स कि everyone may keep what he has got unless and until someone can prove a better title। तो अगर आपके पास पोजेशन है तो सेक्शन 110 इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रिजम्पशन रेज कर देगा जिसके तहत आप माने जाओगे कि आप ओनर हो। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन आ जाता है जो आपसे एक बेटर टाइटल प्रूव कर दे तो फिर वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सेक्शन 5 इन अ बेटर वे। ये तीनों एग्जाम्पल में पहला जो एग्जाम्पल है वो लाइफ एस्टेट का एग्जाम्पल है, सेकंड एक लीज का एग्जाम्पल मैंने दिया है, और थर्ड जो है वो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आपने पोजेशन दूसरों को दे दिया है। ओके, सो अगर सपोजिंगली कमिंग टू द फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके नाम पे एक लाइफ एस्टेट क्रिएट किया है, सो टेक्निकली व्हाट शुड हैपन, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फिर आई एम वेरी सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स बट दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन। ओके, सो डोंट माइंड इट प्लीज। तो अगर मैंने आपके नाम पे एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, सो टेक्निकली होता है कि लाइफ इंटरेस्ट होल्डर मतलब आप तभी तक इस प्रॉपर्टी को रख सकते हो टिल द टाइम यू आर अलाइव, और एज सुन एज डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, एंड इफ आई हैव ऑल्सो डाइड, ठीक है, तो मेरे एलास के पास चली जाएगी ये प्रॉपर्टी। बट सपोजिंगली आपकी डेथ हो जाती है एंड योर सन इज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज़ नॉट वेकेटिंग द प्रॉपर्टी, तो देयर फिर से यहाँ पे मेरे पास रेमेडी आ जाती है कि सेक्शन 5 के तहत मैं सूट फाइल कर लूँ।
नेक्स्ट इज लीज का एग्जाम्पल। मैंने आपके नाम का लीज क्रिएट कर रखा था। लीज की ड्यूरेशन अगर एक्सपायर हो गई, सपोजिंगली लीज की ड्यूरेशन वाज एक्सपायरिंग ऑन 31 अगस्त 2019, ओके। सो अगर 31 अगस्त 2019 को लीज की ड्यूरेशन एक्सपायर कर रही है, तो फिर यहाँ पे फिर भी आप वेकेट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन 5 के तहत मैं सूट फाइल कर सकती हूँ। एंड थर्ड इज कि सपोजिंगली ए ने पोजेशन दिया अपने हाउस का अपने ब्रदर को, और उसकी ब्रदर की डेथ हो जाती है, ओके सॉरी, उसके ब्रदर की डेथ नहीं होती है, यहाँ पे ए की डेथ हो जाती है, तो ए के सन के पास वो जो प्रॉपर्टी है वो इंटरस्टेट सक्सेशन में आ जाएगी, मतलब वो ओनर हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का। तो फिर वो अपने चाचा जी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है सेक्शन 5 में। और माइंडेड यहाँ पे मैंने आर्टिकल 65 यूज़ किया है। आर्टिकल 65 मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि आप फर्स्ट वाले एग्जाम्पल, सेकंड वाले एग्जाम्पल या थर्ड वाले एग्जाम्पल में नोटिस करोगे तो ये है कि वहाँ पे जो पर्सन जो सूट फाइल कर रहा है उसके पास टाइटल है, पोजेशन नहीं है। तो आर्टिकल 65 में टाइटल के बेसिस पे रिकवरी अलाउड होती है, और वहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है 12 ईयर्स, ओके। सो ये आर्टिकल 65 वाली बात विल बी अंडरस्टूड बाय यू बेटर व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, रिकवरी 3 तरीके से होती है, या तो सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 इंडियन लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64 इंडियन लिमिटेशन एक्ट, और फिर सेक्शन 6 ऑफ SRA। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशंस देख लेते हैं। पीरियड ऑफ लिमिटेशन से आर्टिकल 65 की बात करें या 64 की बात करें, है ना, तो दोनों में 12 ईयर्स होते हैं। लेकिन सेक्शन 6 की बात करें तो वहाँ पे 6 मंथ्स होता है। और पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट कब से होगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर 12 ईयर्स की बात करें आर्टिकल 65 के अंदर, तो 12 ईयर्स स्टार्ट होगा जिस दिन से डिफेंडेंट की पोजेशन एडवर्स हो गई है, ओके उस दिन से दिस पीरियड ऑफ 12 ईयर्स विल स्टार्ट। एंड आर्टिकल 64 की बात करें तो 12 ईयर्स विल स्टार्ट जिस दिन से आपको डिस्पोजेस किया गया था, और यही सेम चीज़ सेक्शन 6 में भी है। सो सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 64, दोनों में जो पीरियड है ना, 12 ईयर्स एंड 6 मंथ्स रिस्पेक्टिवली, वो स्टार्ट होंगी फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, ओके। सो कमिंग नेक्स्ट इज कॉज ऑफ एक्शंस क्या है तीनों में। तो कॉज ऑफ एक्शन सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 65 में होगा कि राइट, यू हैव अ राइट टू पोजेशन एंड यू हैव बीन डिनाइड दैट पोजेशन, ओके। और मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है कि पोजेशन 2 तरीके से आप एक्वायर कर सकते हो, ओनरशिप के तहत या फिर पोजेसरी टाइटल के तहत, ओके। सो रिमेंबर सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 65 में राइट ऑफ पोजेशन है, और किसी ने आपकी पोजेशन को डिनाई कर दिया है, तो जिस दिन से उस व्यक्ति ने आपकी पोजेशन को डिनाई किया है उस दिन से आपके पास 12 साल है टू फाइल अ सूट, ओके। एंड कमिंग नेक्स्ट सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 64 में कॉज ऑफ एक्शन, आप यहाँ पे नोटिस करें सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 64 और सेक्शन 6 दोनों में कॉज ऑफ एक्शन सेम है। दोनों में कॉज ऑफ एक्शन है कि आपके पास एक सेटल्ड पोजेशन है, या फिर आपके पास राइट है कंटिन्यू करने का पोजेशन, एंड यू हैव बीन डिनाइड दैट राइट बाय डिस्पोजेशन, ओके। सो देयर इट इज कि राइट टू कंटिन्यू पोजेशन एंड डिस्पोजेशन। सेकेंड इज कि जो आर्टिकल 65 में आप टाइटल, मतलब सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 65 में टाइटल का जो क्वेश्चन है इट कैन बी रेज पर से, मतलब प्लेंटिफ उसको स्टार्टिंग से ही रेज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 64 और सेक्शन 6 में डिफरेंस है। आप ये याद रखिएगा, सेक्शन 6 में आप टाइटल का क्वेश्चन रेज ही नहीं कर सकते हो, ना ही प्लेंटिफ ना ही डिफेंडेंट कोई भी रेज कर सकता है क्वेश्चन ऑफ टाइटल। बट सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 64 में इनिशियली तो टाइटल का क्वेश्चन प्लेंटिफ नहीं रेज कर सकता है, बट अगर डिफेंडेंट ने टाइटल रेज किया है अपने WS में, देन प्लेंटिफ भी अपने रेप्लिकेशन में टाइटल का क्वेश्चन रेज कर सकता है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस इज सेक्शन 6 में आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 5 में सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट अलाउड होता है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी रॉन्ग इन दिस। सेक्शन 6 में आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकते हो, ओके। एंड सेक्शन 5 में गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट अलाउड होता है। मैटर इन इशू पे आते हैं, तो मैटर इन इशू आर्टिकल 65 के लिए, सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 65 के लिए टाइटल होता है, जबकि सेक्शन 5 रेड विथ 64 और सेक्शन 6 के लिए सेटल्ड पोजेशन होता है।
अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय सेटल्ड पोजेशन, सेटल्ड पोजेशन के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के लिए मैं समझाऊंगी, तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम फॉर दैट, ओके। फिर नेक्स्ट डिफरेंस इज कि सेक्शन 5 जो होता है वो एक जनरल और डिक्लेरेटरी प्रोविजन है, जैसे हमने पहले भी कवर किया है कि वो एक जनरल और डिक्लेरेटरी प्रोविजन होता है, वो कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं देता है, और अगर आपको रिलीफ जो देता है वो सब्सटैंटिव लॉ देता है, ओके। और सेक्शन 6 आपको याद रखना है, इट इज़ प्रोवाइडिंग यू अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, ओके। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो हमने बात करी थी सेटल्ड पोजेशन होना चाहिए सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 64 में और फिर सेक्शन 6 में। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेटल्ड पोजेशन? तो फर्स्ट पॉइंट इज कि कितना भी सफिशिएंटली लॉन्ग पोजेशन होना चाहिए। सेटल्ड पोजेशन के लिए पहली बात तो ये है कि एक लंबा पोजेशन होना चाहिए, तो एक कैजुअल एक्ट ऑफ पोजेशन सेटल्ड पोजेशन नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर विजिटिंग योर इन लॉज या फिर आप किसी रिलेटिव्स को विजिट कर रहे हो, तो आप उनके साथ थोड़े टाइम के लिए रह रहे हो, so that is that just a casual act of possession, okay। so वहाँ पे that is not for a very long duration और you don't have an intention of settling there, तो वो कोई basis नहीं हो सकता है settled possession का, okay। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजेशन होनी चाहिए और वहाँ पे कैजुअल एक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पास एनिमस पॉजिडेंडी होनी चाहिए, मीन्स इंटेंशन टू पोजेस दैट प्रॉपर्टी, इंटेंशन टू रिसाइड ओवर देयर, ओके, तभी जाके माना जाएगा कि सेटल्ड पोजेशन है। तो यही कुछ गाइडलाइंस होते हैं कि एक सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड होना चाहिए, कैजुअल एक्ट ऑफ पोजेशन नहीं होना चाहिए, एनिमस पॉजिडेंडी होनी चाहिए, और जो आपकी पोजेशन है वह इफेक्टिव पोजेशन होनी चाहिए, सबको नॉलेज होनी चाहिए कि आप वहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, और वो अनडिस्टर्ब्ड होनी चाहिए। और आपको ये भी बात याद रखनी है कि इसके लिए कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, तो आप इसी गाइडलाइंस को यूज़ करके डिटरमाइन करोगे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि वो पोजेशन सेटल्ड पोजेशन है या नहीं है, ओके। फिर हमने सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 65 में ये पढ़ा था कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 ईयर्स का स्टार्ट होगा जब से पोजेशन एडवर्स हो गई है। पोजेशन एडवर्स होने के लिए 3 एसेंशियल्स हैं, ओके, नेक वी, नेक क्लैन, नेक प्रिकैरियो, ओके। सो देयर इज जस्ट वन करेक्शन, इट इज़ नॉट नेक क्लैन, ओके, इट इज़ नेक क्लैम, ओके, CLAM। तो ये थोड़ा टाइपोग्राफिकल एरर हो चुका था, तो आप ये करेक्ट कर सकते हो। तो ये तीनों जो कंडीशंस जो हमने पढ़ी, ये तीनों को एग्जिस्ट करनी चाहिए, बिकॉज आई हैव रिटन दैट दीज कंडीशंस मस्ट को एग्जिस्ट। तो ये तीनों नेक वी, नेक क्लैन, नेक प्रिकैरियो, ये को एग्जिस्ट करनी चाहिए एडवर्स पोजेशन में। मतलब सपोजिंगली आप प्लेंटिफ हो, तो कोई आपकी जो टाइटल है उसको डिनाई कर रहा है, दैट इज नेक प्रिकैरियो, है ना, दैट पर्सन इज डिनाइंग योर टाइटल। एंड नेक क्लैम, दैट इज एडिक्वेट इन पब्लिसिटी, मतलब ही इज़ डूइंग दैट ओपनली एंड फ्रीली, है ना, वो सबको बता रहा है कि आई एम ऑन दिस लैंड और ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो आपकी टाइटल को डिनाई कर रहा है। एंड नेक वी इज एडिक्वेट इन कन्फर्मिटी, तो ये तीनों चीज़ें को एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज म्योरली लॉन्ग पोजेशन, सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि चाहे आप किसी प्रॉपर्टी में 6 साल रहो, 10 साल रहो, 20 साल रहो, बट आप कितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रह लो, ये नहीं बोला जाएगा कि आप एडवर्स पोजेशन में हो अनटिल एंड अनलेस कि ये तीनों कंडीशंस एग्जिस्ट करते हो। मतलब अनटिल एंड अनलेस आप वहाँ पे रह रहे हो और आप जो ओनर की टाइटल है उसको डिनाई कर रहे हो, आप फ्रीली ओपनली उसकी टाइटल डिनाई कर रहे हो, ठीक है, यू आर नॉट कंसीलिंग योर राइट ओवर देयर, आप खुलेआम सबको बता रहे हो कि दिस इज़ माई प्रॉपर्टी और ये ओनर की प्रॉपर्टी नहीं है, सो यू आर डिनाइंग ओनर की प्रॉपर्टी का टाइटल। और ये सब आप अगर 12 साल के लिए करते हो ना, तो सेक्शन 27 इंडियन लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू कर रहे हो 12 साल के लिए और जो ओनर है वो आपकी पोजेशन को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, ओके, सो क्या होगा, 12 साल के बाद आपकी जो राइट है, मतलब डिफेंडेंट की जो राइट है, वो परफेक्ट हो जाती है थ्रू एडवर्स पोजेशन, ओके। और फिर आपके फेवर में एक टाइटल क्रिएट हो जाता है और जो एक्चुअल ओनर था पहले, उसकी जो टाइटल है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है और वो सूट भी नहीं फाइल कर सकता। सो दिस इज स्टेटेड इन सेक्शन 27 इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ओके। फिर नेक्स्ट केस इज रविंद्र कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर। सो देयर वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज डिस्कस्ड इन दिस केस, दैट इज कि सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 65 में
बस जो एडवर्स सपोजिंगली अगर किसी पर्सन की टाइटल परफेक्ट हुई है एडवर्स पोजेशन के तहत, मतलब सेक्शन 27 में एडवर्स पोजेशन के थ्रू अब वो ओनर बन चुका है उस प्रॉपर्टी का, तो क्या वो अपनी ओनरशिप टाइटल जो उसको एडवर्स पोजेशन के थ्रू मिली है, तो क्या वो अपनी ओनरशिप टाइटल को बस यूज़ कर सकता है डिफेंड करने के लिए, या फिर वो उसके बेसिस पे एक सूट भी फाइल कर सकता है। मतलब क्या वो बस उसको शील्ड की तरह यूज़ कर सकता है खुद की पोजेशन को डिफेंड करने के लिए, या फिर उसको स्वॉर्ड की तरह यूज़ कर सकता है और सूट या मैंडेटरी इंजंक्शंस वगैरह भी फाइल कर सकता है अगर कोई इसकी पोजेशन के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं तो इस केस से पहले, रविंद्र कौर गरेवाल के केस से पहले पोजीशन यही थे कोर्ट्स के कि आप एडवर्स पोजेशन के थ्रू अगर आप ओनर बने हो तो उस चीज़ को यूज़ करके बस आप अपनी पोजेशन को डिफेंड कर सकते हो अगर कोई आपको डिसपोजेस करना चाह रहा है तो, मतलब आप सूट नहीं फाइल कर सकते थे। लेकिन दिस पोजेशन हैज़ बीन ओवरटर्न्ड इन रविंद्र कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर केस, और इसमें यह बोला गया कि आप उसको शील्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हो और आप स्वॉर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आप एक सूट मेंटेनेबल है सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 65 के अंदर। ओके, नाउ कमिंग टू सेक्शन 6, तो सेक्शन 6 में ये आपके बैराक में लिखा है ये पूरा सेक्शन 6। तो यहाँ पे सेक्शन 6 में आप देख रहे हैं इसके 3 एसेंशियल्स हैं। ओके, सो अगर आपको डिस्पोजेस किया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी से, इसमें 3 एसेंशियल्स क्या हैं कि पहली बात ये है कि यू शुड बी डिस्पोजेस्ड फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, और आपकी कंसेंट के बिना वो डिस्पोजेशन होनी चाहिए या फिर विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होनी चाहिए। ओके, सो कंसेंट के बिना होनी चाहिए डिस्पोजेशन, तभी आप सूट सेक्शन 6 में मेंटेन कर सकते हो। तो सपोजिंगली कि अगर किसी को आपने कंसेंट से बाहर निकाला है तो वो आपके अगेंस्ट सेक्शन 6 में सूट नहीं कर सकता है। I'll explain you this by example. Supposingly कि आपके घर में शादी है, ओके, सो आपने अपने टेनेंट को बोला है कि ये प्रीमाइस खाली कर दो कुछ दिन के लिए, तो हमारे घर पे शादी है, सो आई वांट इट फॉर मैरिज पर्पसेस। तो अगर उसने अपने कंसेंट से खाली किया तो फिर उस दौरान फिर वो आपके अगेंस्ट सेक्शन 6 में रिकवरी का सूट नहीं डाल सकता, बिकॉज यहाँ पे उसकी कंसेंट से आपने वो खाली कराया था और उसको डिस्पोजेस किया था। सेकेंड चीज़ जो है वो है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, सो अगर आपने किसी को बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हटाया है उसकी प्रॉपर्टी से, तभी वो सेक्शन 6 में सूट फाइल कर सकता है। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो सपोजिंगली अगर आपको डिक्री मिली है ना, अगर आपके फेवर में एक डिक्री आई है, ऑर्डर 21 में उसकी एग्जीक्यूशन होनी है, ऑर्डर 21 सीपीसी में, तो अगर आपने एग्जीक्यूशन की वजह से सामने वाले से वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोजेस कराया है, ओके, तो यहाँ पे इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, तो यहाँ पे आप प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए कर रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन 6 में वो आपके अगेंस्ट सूट नहीं कर सकता। वैसे ही अगर सेक्शन 145 में भी, ओके, यहाँ पे मैंने लिखा रखा है ना कि सेक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है ना, तो थर्ड पॉइंट आप देखें, इसमें लिखा है कि अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में आप किसी से खाली करा रहे हो या फिर सेक्शन 145 सीआरपीसी के तहत आप खाली करा रहे हो, तो यहाँ माना जाएगा कि आप प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे भी वो बंदा आपके अगेंस्ट सेक्शन 6 में सूट नहीं फाइल कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें यही बात याद रखनी है कि यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन 6 मंथ्स है, जबकि सेक्शन 5 में चाहे आप आर्टिकल 64 से फाइल करो या 65 के तहत फाइल करो 12 ईयर्स थी। तो यहाँ पे एक अलग से पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे दे दिया है, मतलब कैसे आप एक डिफरेंट पीरियड ऑफ लिमिटेशन यूज़ कर सकते हो जो कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट में प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये हो सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 29 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट। जब आप सेक्शन 29 क्लॉज 2 पढ़ोगे इंडियन लिमिटेशन एक्ट का, तो उसमें यही बताया गया है कि कोई एक स्पेसिफिक लॉ अपना एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी क्रिएट कर सकता है अदर देन दैट जो कि लिमिटेशन एक्ट ने प्रोवाइड करा है। तो इसीलिए सेक्शन 29 क्लॉज 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो बात आपको याद रखनी है दैट इज कि कैन यू क्लेम एनी अदर रिलीफ इन सेक्शन 6, मतलब जो प्लेंटिफ है वो यहाँ पे फर्स्ट जो मेजर बात है वो ये आपको याद रखनी है, जो हमने पहले भी मैंने बताई हुई है आपको, कि यहाँ पे आप टाइटल का क्वेश्चन रेज ही नहीं कर सकते हो। तो अगर आप ओनर भी हो लेकिन अगर आपने किसी को फोर्सिबली डिस्पोजेस करा दिया उस प्रॉपर्टी को, सपोजिंगली एक लेजी था उसको आपने डिस्पोजेस करा दिया, ठीक है, तो अगर आपने उसको डिस्पोजेस करा दिया है उस प्रॉपर्टी से, भले ही मान लीजिए कि उसका जो
टेनेंसी का पीरियड है वो ओवर हो चुका है और फिर भी वो रह रहा था उस प्रॉपर्टी में, अगर आपने उसको फोर्सिबली डिस्पोजेस कराया है बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए, तो भी वो आपके अगेंस्ट सेक्शन 6 में सूट फाइल कर सकता है। और वो कैसे फाइल कर पाएगा, क्योंकि सेक्शन 6 में टाइटल को प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। नेक्स्ट इज कैन एनी, यहाँ पे आप देखिए जो क्वेश्चन मैंने डाला है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के नीचे, कि क्या आप कोई अदर रिलीफ क्लेम कर सकते हो सेक्शन 6 में पोजेशन के अलावा, तो यहाँ पे यही लिखा है मैंने नो। और क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे जो नेचर ऑफ प्रोसीडिंग है वो समरी नेचर की प्रोसीडिंग है, तो यहाँ पे बस एक ही रिलीफ अलाउड है, दैट इज पोजेसरी रिलीफ। उसके अलावा आप किसी भी अदर तरीके की रिलीफ नहीं मेंटेन करोगे। दूसरी बात वही है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ टाइटल भी आप रेज नहीं कर सकते हो। और तीसरी बात है कि सेक्शन 6 खुद में एग्जॉस्टिव है ना, तो इसीलिए यहाँ पे अपील भी नहीं है। सेक्शन 6 समरी नेचर का होता है और खुद में एग्जॉस्टिव है। ओके, तो सेक्शन 6 के अगेंस्ट ना ही अपील हो सकती है ना ही रिव्यू हो सकती है। ओके, तो इसके अगेंस्ट आपको याद रखनी है कि अपील और रिव्यू नहीं हो सकती है, तो आपके पास एक ही रेमेडी होती है, वो रेमेडी होती है रिविजन की। तो आप यहाँ पे चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे बस जो एक रेमेडी पॉसिबल है दैट इज रिविजन की रेमेडी। ओके, इसके अलावा ना ही अपील और ना ही आपकी रिव्यू हो सकती है। और अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट मैंने ये भी बता दिया आपको कि सेक्शन 6 आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं फाइल कर सकते हो, और क्यों आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकते हो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। मैं फिर से बता देती हूँ कि बेसिकली जो गवर्नमेंट रहता है, हमेशा लॉ की पॉलिसी ये रहती है कि गवर्नमेंट्स को अननेसेसरीली लिटिगेशंस में ना ड्रैग किया जाए। इसके पॉलिसी की आपको मैनिफेस्टेशंस बहुत सारे प्रोविजन में मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल सेक्शन 80 सीपीसी, सेक्शन 80 में नोटिस का प्रावधान दिया गया है कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करो तो उनकी 2 मंथ्स की नोटिस दी जाए। ये नोटिस इसीलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि गवर्नमेंट को इनेबल करने के लिए कि इन केस अगर वो चाहे तो इन 2 मंथ्स के पीरियड में वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले। तो पॉलिसी हमेशा लॉ की ये रही है कि गवर्नमेंट अननेसेसरी लिटिगेशंस में ना आ जाए। और सेकेंडली आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो नेचर ऑफ रेमेडी ये प्रोवाइड करता है वो है समरी नेचर की रेमेडी। तो समरी नेचर में फुल एंड फाइनल डिटर्मिनेशन आपकी टाइटल की तो हो नहीं रही है, तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये अलाउड नहीं है। और ये भी बात मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे अपील और रिव्यू अलाउड नहीं है, बस रिविजन 115 सीपीसी में अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आता है कि क्या बार ऑफ रेस जुडिकाटा लगता है सीपीसी में। अगर आपने रेस जुडिकाटा को पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा है कि रेस जुडिकाटा तभी लगता है जब वो सूट हर्ड और फाइनली डिसाइडेड है। ओके, तो हर्ड और फाइनली डिसाइडेड अपने मेरिट्स पे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बात तो याद होगा कि यहाँ पे टाइटल का क्वेश्चन रेज ही नहीं किया गया है, तो टाइटल वाली बात कभी हर्ड और फाइनली डिसाइड हुई नहीं है कोर्ट के द्वारा। तो चूंकि क्वेश्चन ऑफ टाइटल हर्ड और फाइनली डिसाइडेड नहीं है, तो इसलिए टाइटल के इशू पे, टाइटल के क्वेश्चन पे कभी भी आपका रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। बट अगर यहाँ पे पोजेशन वाला क्वेश्चन है ना, तो पोजेशन वाला क्वेश्चन यहाँ पे डिसाइडेड है सेक्शन 6 के तहत। तो चूंकि पोजेशन वाला क्वेश्चन डिसाइडेड है तो उस पे सेक्शन 6 कंक्लूसिव होगा और रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगी। ठीक है, तो कब नहीं अप्लाई करेगी, कब अप्लाई करेगी, टाइटल वाले में वो अप्लाई नहीं करेगी रेस जुडिकाटा, और पोजेशन वाले इशू में वो अप्लाई करेगी रेस जुडिकाटा। नेक्स्ट जो आपका केस आता है दैट इज सेक्शन 6 का ये केस है, या फिर सेक्शन 5 के साथ भी आप पढ़ सकते हो। ये है नायर सर्विस सोसाइटी वर्सेस केएस अलेक्जेंडर का केस। ओके, सो यहाँ पे ये बोला गया है कि क्या एक सेक्शन 5 में अगर आप 64 या 65 के अंदर सूट फाइल कर रहे हो तो क्या ये दोनों आर्टिकल 64 और 65 वाली सूट को क्लब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अब इसको समझने के लिए, फर्स्ट इशू को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल समझो जो मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, सो मैंने आपको बताया 65 में टाइटल के बेसिस पे सूट फाइल होता है ना, तो फिर सब ऐसे समझ लो कि मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने आप पे टाइटल के बेसिस पे सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 65 में सूट फाइल किया है। तो अगर ये टाइटल के बेसिस पे सूट मैं जीत जाती हूँ तो सूट 1 मेरे फेवर में आ जाता है। और वैसे ही मान लो सूट 2 है जो सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 64 मतलब सेटल्ड पोजेशन के बेसिस पे मैंने आप पे किया था। ओके, तो ये जो सेकेंड सूट है मान लो सेटल्ड पोजेशन वाला, वो आपके फेवर में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्लैश हो गई ना, कॉन्फ्लिक्ट हो गई डिक्रीज की, एक डिक्री मेरे फेवर में, दूसरी डिक्री आपके फेवर में।
तो आपको ये बात याद रखना है कि थ्योरेटिकली तो कहीं मना नहीं किया गया कि आप इन दोनों को क्लब नहीं कर सकते हो, बट अगर आपने क्लब किया तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। ओके, सो इसीलिए थ्योरेटिकली आप ऐसे लिखोगे कि थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, बट प्रैक्टिकली चूंकि प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी तो इसीलिए इट इज़ बेटर कि हम उनको ना क्लब करें। ओके, फिर ये जो सेकंड इशू था कि क्या अगर आपने सेक्शन 6 में सूट फाइल किया है, ओके, तो क्या आप फिर सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 64 में सेटल्ड पोजेशन के बेसिस पे नहीं फाइल कर सकते? आपको याद रखना है कि दोनों में ही मैटर इन इशू सेम होता है, सेटल्ड पोजेशन, तो कहीं बार नहीं लगाया गया कि आप फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकते। ओके, तो फिर यहाँ पे आप दूसरी सूट फाइल कर सकते हो, सो द आंसर इज येस, यू कैन फाइल। ठीक है, फिर थर्ड इशू है कि अगर आपने सेक्शन 6 में, है ना, सेक्शन 6 में समरी नेचर का सूट फाइल कर रखा है, तो क्या फिर आप सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 65 में टाइटल के बेसिस पे नहीं कर सकते सूट फाइल? तो यहाँ पे भी आप सूट फाइल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन ही दोनों के डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 65 में जो कॉज ऑफ एक्शन था वो था आपका, वो था राइट ऑफ पोजेशन एंड डिनायल ऑफ पोजेशन, है ना, जबकि सेक्शन 6 में था राइट टू कॉन्टिन्यू पोजेशन, दैट इज सेटल पोजेशन, एंड डिनायल एंड डिसपोजेशन। तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन ही डिफरेंट है, तो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन पे जनरल रूल क्या होती है कि दो अलग अलग सूट्स मेंटेनेबल होती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट सूट इज इफ अ सूट अंडर सेक्शन 6 इज डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स। ओके, तो आपकी मेरिट्स पे डिसमिस हुआ है, मतलब सारी एविडेंसेस सुनी गई है ना, सब उस पर प्रॉपर डिस्कशन हुई है, उसके बाद जजमेंट हुई है, दैट इज ऑन मेरिट्स। ओके, तो अगर एक मेरिट में सुनने के बाद सेक्शन 6 वाला समरी नेचर का जो सूट है वो डिसमिस कर दिया गया है, तो क्या फिर आप नया सूट सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 64 में फाइल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ओके, सो बेसिकली आपका ये वाला क्वेश्चन है कि आप 64 में सूट फाइल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आपको बेसिकली यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन आर्टिकल 64 में आप टाइटल का क्वेश्चन जो है इनिशियली नहीं रेज कर सकते हो, लेकिन अगर डिफेंडेंट ने रेज किया तो फिर आप रेज कर सकते हो, जबकि सेक्शन 6 में रेज ही नहीं कर सकते हो। तो फिर अगर आपको याद रखना है कि अगर सेक्शन 6 में अगर पोजेशन के बस बेसिस पे है, तब तो फिर आप दूसरा सूट नहीं अलाउड होगा, है ना, आर्टिकल 64 को यूज़ करते हुए। लेकिन अगर वहाँ पे आर्टिकल 64 में फिर अगर उसने डिफेंडेंट ने क्वेश्चन रेज कर लिया टाइटल का, तो फिर वहाँ पे अलाउड हो सकता है। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये आप खुद देखें और समझें अच्छे से। ओके, और चलो, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एक्सप्लेनिंग यू। ओके, एंड इफ़ यू डोंट लाइक माई वीडियो यू आर फ्री टू कॉमेंट। ओके, आपको कुछ नहीं पसंद आया हो तो आप बता सकते हैं, आपको पसंद आया तो भी आप बता सकते हैं। इट विल हेल्प मी, इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट बेटर कॉन्टेंट फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। और कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ 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 कॉमेंट, आई विल ट्राई गिविंग यू अ सोल्यूशन। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।